हेलो, वेलकम टू शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी के जीएस के एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग शिफ्ट एज वेल एज अपकमिंग एग्जाम्स। तो एज यूजुअल अलॉट टू नो अलॉट टू डिस्कस विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज फ्रॉम ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गंगेज प्लेन एंड द डेक्कन प्लेटू। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और डेक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है? ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, विंध्या या अजंता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विंध्या है। विंध्य जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ विंध्यन सिस्टम और ये सेपरेट करती है अरावलीज को बाय द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और राजस्थान में मिलती है मोस्टली। और जो रेड सैंडस्टोन है वो भी विंध्या में ही पाया जाता है। और जो फेमस माइंस हैं जैसे पन्ना और गोलकुंडा, दोनों जो माइंस हैं वो भी विंध्या में ही देखने को मिलती है। तो ये कीप इन माइंड ऑल्सो कि ये दोनों भी माइंड पूछ सकता है, पन्ना और गोलकुंडा कौन से रीजन पड़ती है, तो विंध्या ही रीजन में पड़ती है। और रेड जो कि रेड सैंडस्टोन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर बात अरावली करें तो अरावली जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, जो कि पास होती है राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से और गुजरात से। इन 4 स्टेट में से पास होती है अरावली, जो कि सबसे वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। और जो 700 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। और जो इसका हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, वो भी इसी में देखने को मिलती है, और जिसकी हाइट 5650 फीट है। नेक्स्ट है, तो ये मैप है, आप देख सकते हैं, ये रियल आवरी रेंज, ये सतपुड़ा है और ये विंध्या रेंज है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड काकचांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच आर बिलोंगिंग सपोर्टेड बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो एशियाई बैंक के द्वारा जो कासगांग विद्युत जल परियोजना और सांझ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल या पंजाब, सोनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और जो कैपेसिटी इन प्लांट की वो 100 मेगावाट है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक टाइटल द पर्लीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो पर्लीज ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसने लिखी है? पीसी राममोहन राव, गुरुदास कामाती, पीसी अलेक्जेंडर या शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीसी अलेक्जेंडर। तो पीसी अलेक्जेंडर ने लिखी है। जो ये आईएएस ऑफिसर थे 1948 बैच के। और इन्होंने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। इज ऑल्सो रिटन बायोग्राफी थ्रू द डोर्स ऑफ हिज पावर। तो ये भी याद रख सकते हैं। अगर बात शंकर दयाल शर्मा की करें तो ये 9th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 1992 से 1997 तक ये प्रेसिडेंट रहे। और प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे 8th नंबर के। जब हमारे जो प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन हमारे प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो ये भी याद रखना आप। तो ये बुक है द पर्लीज ऑफ डेमोक्रेसी, पीसी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है द 90 ईस्ट राइज इज ए सबमरीन वोल्केनिक राइज लोकेटेड इन। तो 90 ईस्ट रिज में स्थित एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रिज है। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। सेकंड नंबर पे जो है फिर अटलांटिक ओशन है। और थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन है। और फोर्थ नंबर पे साउथर्न ओशन है। और फिफ्थ नंबर पे जो है फिर आर्कटिक ओशन है। और जो जावा ट्रेंच है जिसे डीपेस्ट पॉइंट बोलते हैं, जिसका सुंडा ट्रेंच भी नाम है, वो भी इंडियन ओशन में ही लोकेटेड है। और जो पैसिफिक ओशन है जिसकी जो रफली जो जिसकी शेप है वो ट्रायंगुलर शेप की है। और इसी भी एपेक्स पे नॉर्थ में जो पड़ती है वो बेरिंग स्ट्रेट पड़ती है इसके नॉर्थ में। नेक्स्ट है, ये पिक्चर है देख सकते हैं आप, 90 ये यहाँ पे है 90 ईस्ट रिज। ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन ओशन है। और यहाँ पे है ये 90 ईस्ट रिज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग वुड बी द लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या
23 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 22 दिसंबर है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसको समर सोल्स्टिस भी कहते हैं। और अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इंडिया जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यही समर सोल्स्टिस ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को पड़ता है। 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप यहाँ से दोनों को याद रख सकते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो समर सोल्स्टिस होगा वो 21 जून को होगा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में वो 22 दिसंबर को होगा। जब चेक करते हैं 22 दिसंबर को एनुअल इक्विनोक्स होता है, मार्च 2021 को वेरोनल इक्विनोक्स होता है, समर सोल्स्टिस 20 से 22 के बीच जून को होता है जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 21 से दिसंबर 20 तक उनके वहाँ पे विंटर सोल्स्टिस होता है, और जहाँ पे ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है। नेक्स्ट है द हिंदू एंड द जैन मैथोलॉजी रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो हिंदू और जैन प्रारंभिक कथाएं निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में संदर्भित करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माउंट मेरू। तो माउंट मेरू को सोमोरू भी कहा जाता है, सिनुरू भी कहा जाता है और महामेरू भी कहा जाता है। तो सिनुरू, सोमोरू और महामेरू, ये तीनों इसके अलग नाम भी हैं, ये भी याद रखना आप, कोई सा नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये 5 पीक्ड माउंटेन हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, इन तीनों में मैथोलॉजी में इसको रेफर किया जाता है। अगर बात हम माउंट कैलाश की करें, तो माउंट कैलाश जो वेस्टर्न तिब्बत में लोकेटेड है और जिसकी हाइट है 6656 मीटर्स अबव द सी लेवल। और इसके पास में ही लेक मानसरोवर भी लोकेटेड है और लेक रक्षाल भी लोकेटेड है। और माउंट कैलाश इज ऑल्सो नोन एज माउंट मेरू, माउंट मेरू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट द सी विच हैज़ नो सी कोस्ट लाइन। तो समुद्र को बाहर निकालो जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। तो इसमें वाइट सी, सरगोसो सी, तस्मानिया सी या जापान सी। तो इसका जो आंसर है वो सरगोसो सी है। सरगोसो सी एक ऐसा सी है वर्ल्ड में अकेला जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। और ये पड़ता है मिडिल ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ इसकी। ये सरगासो सी है ना, ये लेब्राडोर सी है, ये अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में पड़ता है, ये नॉर्थ साइड में। यहाँ पे ओटावा कनाडा है, यहाँ पे यूएसए है, ये वाशिंगटन। यहाँ पे कैरेबियन सी है इसके नीचे, और इसके पास में ही पैसिफिक ओशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ओन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज वाज एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाइसरॉय एल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा है? कर्जन, रिपन, लिटन या हार्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। तो एल्बर्ट बिल कब आया था? 9 फरवरी 1883 को इंट्रोड्यूस हुआ था, और इशू को अपोज करने के लिए मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन भी हुआ था। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स मूवमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजी। तो निम्नलिखित घटनाओं और आंदोलन को उनके कालक्रम के सही अवस्थित करें। जैसे पहला है रोलेट एक्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इनको सही क्रोनोलॉजी में लगाना है विद ईयर वाइज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। सबसे पहले रोलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन हुआ था, फिर हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और लास्ट में हुआ था 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में। नेक्स्ट इज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज प्रेसिडेंट बाई महात्मा गांधी वॉज हेल्ड। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगांव, इलाहाबाद, फीजापुर या कराची। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट बेलगांव।
और जो ईयर था इसका 1924 था। एक अकेला सेशन था जिसकी प्रेसिडेंसी महात्मा गांधी जी ने करी थी। और कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें तो जैसे 1917 का जो लखनऊ वाला सेशन हुआ था उसकी जो प्रेसिडेंसी करी थी कांग्रेस सेशन की, वो एनी बेसेंट ने करी थी। 1925 में जो लखनऊ का हुआ था, सॉरी कानपुर वाला, कानपुर में की थी सरोजिनी नायडू जी ने की थी। और वल्लभ भाई पटेल ने किया था जो प्रेसिडेंसी वो 1931 में करी थी, जो कि कराची में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कांग्रेस के, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक ग्रोथ एंड फाइनेंस? विमल जलान, सी रंगराजन, के सुब्बाराव या अमर्त्य सेन? तो किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रंगराजन ने। अगर हम सी रंगराजन की बात करें तो ही इज़ एन इंडियन इकोनॉमिक्स, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और 19th गवर्नर भी थे रिजर्व बैंक आरबीआई के, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। और 2002 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उससे भी नवाजा था 2002 में। अगर विमल जलान की बात करें तो ये विमल जलान जो आरबीआई की कमेटी थी कंसल्टेंट, उसके हेड थे। अगर अमर्त्य सेन की बात करें तो ये फेमस इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे और 1999 में इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था और 1998 में इनको इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। 1998 में नोबेल प्राइज़, 1999 में भारत रत्न अवार्ड, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। नेक्स्ट ये बुक है, आप देख सकते हैं पिक्चरल फॉर्म में। विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंडिया? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ या फिर लॉ ऑफ टोर्ट्स और प्रॉपर्टी लॉ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या होते हैं? इट मीन्स कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड, जो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड लॉज होते हैं वो मर्केंटाइल लॉज होते हैं। और जो सिंपल लॉज होते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन डेट गिवन समथिंग, वो लॉज होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो म्यूचुअल फंड जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं भारत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेबी। सेबी के फॉर्म भी आ सकते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इन विच ईयर मिशन ओलंपिक्स इन आर्मी प्रोग्राम वाज लॉन्च? तो सेना कार्यक्रम में मिशन ओलंपिक किस वर्ष शुरू किया गया था? 1999 में, 2001 में, 2000 में या 2002 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 2001 में मिशन ओलंपिक्स इन आर्मी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग डीजीएमटी ने मिलकर ये इंडियन आर्मी के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में स्टार्ट हुआ था, आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट एमओए में स्टार्ट हुआ था, आर्मी रोइंग यूनिट पुणे में स्टार्ट हुआ, आर्मी कोचिंग नोड मुंबई में भी स्टार्ट हुआ और आर्मी इक्विटेशन नोड मेरठ में भी स्टार्ट हुआ था। ये 5 जगह स्टार्ट हुआ था, तो ये प्लेसेस भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, एन इंडियन हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जस्टिस आर एन ठाकुर, जस्टिस पी एल भगवती या जस्टिस एच आर रेड्डी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और कब बने थे? तो ये बने थे 1995 से 1998 तक ये रहे हैं वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये नीदरलैंड हेग में। अगर अदर जज की बात करें तो और भी रहे हैं, जैसे बी एन राव रहे हैं, रघुरंदन स्वरूप पाठक जी रहे हैं और दलवीर भंडारी भी रह चुके हैं। तो 4 रह चुके हैं, इन चारों का नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो चाइना, रशिया, जापान या फ्रांस? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जापान। जापान नहीं है। चाइना परमानेंट मेंबर है, रशिया परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है और 4th यूके है और 5th यूएसए। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, एस्टोनिया नॉन परमानेंट मेंबर है, आयरलैंड, केनिया भी है नॉन परमानेंट मेंबर और प्रेजेंट में मैक्सिको भी है, नाइजर भी है और नॉर्वे भी है नॉन परमानेंट मेंबर प्रेजेंट में, सेंट वेनिस भी है, टूनीशिया भी है
और वियतनाम। तो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं करंट में और 5 परमानेंट मेंबर, तो 15 टोटल 15 कंट्रीज होती हैं। ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो होती है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। नॉन परमानेंट मेंबर जिनका 10 और 2 ईयर्स के होता है और 10 कंट्रीज होती हैं। इसमें जो सेलेक्ट की जाती हैं 3 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, 2 एशिया से, 2 कंट्रीज लैटिन अमेरिका से, 2 कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज, और ईस्टर्न यूरोप से 1 कंट्री। तो इस तरह से नॉन परमानेंट कंट्रीज का सिलेक्शन होता है। और जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए। और जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन क्राउन एज द इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल क्वीन। तो भारत की पहली महिला जनजातीय रानी के रूप में किसे ताज पहनाया गया। पहला है पंचमी मांझी, रश्मि रेखा, हसदाई, तुलसी गुंडा या फिर पल्लवी दुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, पल्लवी दुर्वा जो है इंडिया की पहली ट्राइबल क्वीन सेलेक्ट हुई हैं और ये एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। और इनका ये पूछ सकते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये भी आ सकते हैं कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट तो इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स। तो जो समुद्रीय और जलीय परितंत्र के ऊपर के भाग को होता है उसे क्या बोलते हैं। प्लैंकटन, प्लैंकटन और नेक्टोन, नेक्टोन या फिर बेंथोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लैंकटन। ये आप देख सकते हैं जो ऊपर का सरफेस होता है वाटर वाला उसे नेक्टोन बोलते हैं, जो ऊपर पार्ट होता है उसका प्लैंकटन बोलते हैं, मिडिल वाला पार्ट को नेक्टोन बोलते हैं, और जो बेस में होता है उसको बेंथोस बोलते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू इज टू। तो जो हरित गृह प्रभाव उष्मीकरण का कारण कौन सा है। रेड इंफ्रारेड रेज रीचिंग अर्थ, मॉइस्चर लेयर इन एटमॉस्फेयर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कैसे काम करता है। सपोज अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो तो जैसे सन से एनर्जी आती है, सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट के बाद जो एस्ट्रा होती है वो रिवर्स बैक करके रिफ्लेक्ट होकर जो सनलाइट है वो एनर्जी रिलीज होकर बैक टू स्पेस को चली जाती है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है जैसे CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CF6 और NO2, तो यह ब्लॉक कर देती हैं सरफेस पे, ऐसे ये ट्रैप कर देती हैं हीट को। तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जब हीट जो सनरेज है वापस जानी चाहिए सरफेस स्पेस में, वो वापस नहीं जाते हुए ना वो वापस अर्थ पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे वो फिर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और ग्लोबल जो वार्मिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर की वजह से होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो ये आंसर था इसका, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपका एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप नॉलेजिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।